सपना देखने से नहीं, उसे जीने की हिम्मत करने से पूरा होता है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे, हम सभी मिलके जो हैं एक सपना जी रहे हैं, एक सपना, एक मिशन हमारा कि कंपार्टमेंट को जो है वो इस साल हमें पहली बार में ही क्लियर करना है। क्योंकि देखो बच्चे, इतने बच्चों का आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है इस मिशन को, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा जी जान लगा रहा हूँ और आपको भी पॉजिटिव रहना है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि जो भी बच्चे, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि जो भी बच्चा मतलब कि इस मिशन के साथ दिल से जुड़ा ना, वो इस बार कंपार्टमेंट क्लियर नहीं टॉप करके आएगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ बच्चे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके कंपार्टमेंट के पेपर में पूछे गए हैं। वो 23 में लगा लो, वो 24 में लगा लो, ठीक है। तो PYQs हैं, बेसिकली आपको आइडिया भी लगेगा कि जो आपके मन में वहम होता है कि कंपार्टमेंट के पेपर में पता नहीं ऐसा क्या पूछ लेते हैं कि जो आपकी कंपार्टमेंट इस पर क्लियर नहीं होगी। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जिन बच्चों ने मेरे रैपिड रिवीजन वाले नोट्स देखे हैं, 13 डेज वाले नोट्स देखे हैं, उनको पता है ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है, और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 6। अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, और अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जो है बच्चे वो होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, मतलब उसका ऑर्डर कितना है 3, तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ऐसा कुछ है जो आपको लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स है, हमें समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कितना आसान है। क्या आपको साइन की इंटीग्रेशन नहीं आती? साइन का डेरिवेटिव तो आता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो साइन की इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस कॉस। अब ये 3x का ध्यान रखना है, इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस 3x। अब क्योंकि ये लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3। बस हमें लिमिट्स को फिल कर देना 0 से π/6। देखो कितना आसान है। 23 में ये क्वेश्चन देखो, मैं बताया कि नहीं बताया, ये 23 का कंपार्टमेंट का पेपर है। तीनों सेट्स जो हैं, तीनों में जितने भी MCQs हैं मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, कोई नहीं छोड़ा, ठीक है। अब देखो इस -1/3 को बाहर निकाल दो, अपर लिमिट फिल करो, cos 3 π/6 माइनस लोअर लिमिट 3 × 0। अब 3 π/6 मतलब π/2। cos 90 कितना होता है बच्चे, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो ये बन गया जी बेसिकली 1/3। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चले आगे, आ जाओ जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर आप वेक्टर को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ो, A, B एंड A+B आर यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले इसका मतलब ही लिख लिया करो यार। इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1। अब आगे क्या पूछा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा जो है वो ए और बी के बीच में एंगल, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब बेसिकली वो एंगल बिटवीन ए एंड बी का पूछ रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और ये गिवन हो तो इसको देखो बच्चे, मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड को हम क्या लिख सकते हैं। देखो अगर बच्चे ये सिचुएशन होती हमें गिवन, तो मैं क्या करता, दोनों तरफ a+b डॉट से मल्टीप्लाई कर देता। बट अब यहाँ पर ये सिचुएशन है तो आप क्या करो, अब ये मॉड है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, a+b डॉट अंडर रूट इज इक्वल टू 1। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे। इसका कितना आएगा, ये बन गया स्क्वायर, और स्क्वायर जब बाहर आएगा अंडर रूट से, उसका आंसर, अंडर रूट का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड a+b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, याद रखोगे। अब ऐसा करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग से अंडर रूट हमारा हट जाना है, ठीक है, अंडर रूट हमारा हट जाना, और फिर हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब कितना आएगा, a डॉट a, नेक्स्ट कितना आएगा, a डॉट b, नेक्स्ट कितना आएगा, b डॉट a, उससे नेक्स्ट कितना आएगा, b डॉट b इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, a मॉड का स्क्वायर। अब a डॉट b और b डॉट a में कोई भी फर्क नहीं होता, इसको मैं 2 टाइम्स a डॉट b लिख सकता हूँ, प्लस b मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कितना होता है, 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है, प्लस इसको भी ऐसे बच्चे लिख लो 2 टाइम्स, क्या लिखोगे, a मॉड b मॉड कॉस थीटा, क्योंकि हमें कॉस थीटा, इसके यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये 1 से 1 कट ही कर दो यार, ये 1 से 1 आप कट कर दो, 0 बन जाएगा। तो मेरे पास कितना बना, इसको थोड़ा सा इधर करें, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 1 + 2 टाइम्स यहाँ पर 1 कॉस थीटा
इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी, ठीक है। अब ऐसा करो 1 को उधर ले जाओ, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब माइनस से घबराना नहीं है, आप बस ये सोच लो कि cos 1/2 कब कहाँ पर होता है। आपको पता है cos 1/2 होता है 60 पर, ठीक है, 60 पर होता है। तो आपको पता है माइनस मुझे करना है, मुझे 60 को जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, 60 को जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। उसके लिए क्या करो, 60 को 180 में से माइनस कर दो, तो उसका डबल मतलब सॉरी कितना आ गया 120, तो थीटा कितना आएगा 120। कोई cos 120 कितना होता है -1/2। इसको आप 120 लिख सकते हो या 2π/3। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, देखो इसको कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं बोलता कि थीटा कितना है 60, ठीक है, बट क्योंकि नेगेटिव है और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट है प्लीज, ट्रिग्नोमेट्री की एक मेरी वीडियो है 15-20 मिनट में, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं, सारे फॉर्मूला सब कुछ मिल जाएगा, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर। तो माइनस है इसलिए इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गया। आ जाओ जी नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस, अब आपको पता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर डिवाइड बाय दिस वेक्टर। अब प्रोजेक्शन कैसे निकाल लेंगे, आई डॉट, कैसे निकालेंगे, आई डॉट इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालनी है, तो इन दोनों की मैंने कर दी डॉट। अब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन दिस, तो इसका मॉडुलस, इसका 1 का स्क्वायर 1, ऐसे मत लिखो, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 √। अब इनकी डॉट कितनी आएगी, आई की आएगी 1 ही आएगी, बाकी सब 0 होता है। ये कितना आ गया 1/√6। कितना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे बताओ इसमें टाइम कितना लगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आ गया, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, द एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स इज। अब देखो बच्चे, एल्डर एंड द एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल। अब देखो बच्चे, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल। जो बड़ा बच्चा है ना, वो जो बड़ा बच्चा है बच्चे, जो बड़ा बच्चा है ना वो गर्ल है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, तो जो सैंपल स्पेस है वो कैसे आ सकती है, ये आ सकती है कि बॉय गर्ल, उसके बाद बॉय, यहाँ से क्या स्टार्ट करो, स्प्लिट को करते हैं, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, ठीक है। अब द एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। अब एल्डर चाइल्ड जो है वो सॉरी एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल। अब एल्डर चाइल्ड जो पहले इवेंट हो चुका है, अब एक इवेंट हो, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ई, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और कौन सा इवेंट है पहले हो चुका है, एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल, मतलब जो एल्डर जो बड़ा बच्चा है वो गर्ल है। अब यहां पर लिख लो एल्डर इज गर्ल, जो बड़ा बच्चा है वो गर्ल है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है E/F, मतलब E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। E इंटरसेक्शन F, बोथ आर गर्ल्स एंड एल्डर इज अ गर्ल, इन दोनों में कॉमन हिस्सा क्या आएगा, देखो वो दोनों लड़कियां भी हों और बड़ी जो है वो लड़की भी हो, तो एक ही केस आएगा। E इंटरसेक्शन F में एक ही केस आएगा, ये वाला, बोथ आर गर्ल्स एंड एल्डर इज अ गर्ल, तो दोनों में जो मतलब कि कॉमन आ रहा है वो ये हिस्सा आ रहा है, गर्ल गर्ल, ठीक है। अब F का मतलब क्या है, F का मतलब है एल्डर इज अ गर्ल, जो बड़ी है वो लड़की है। इसमें कौन कौन से केस आएंगे, GB और GG, बस। अब हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी 1 टोटल केस कितने हैं 4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/4, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन क्या पूछा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ये जो लाइन है हमारी इस पॉइंट से पास कर रही है। पहले इसी को लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, ओके। आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले पॉइंट को ही लिख लो, 2i - 4j + 5k, यहाँ पर पॉइंट तो मैंने लिख लिया, ओके। इक्वेशन ऐसे ही होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a + λm, m क्या होता है, लाइन के पैरेलल वेक्टर। अब हमारी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, वो लिख लिया, प्लस लैम्डा, ठीक है। अब हमारी लाइन किसी और लाइन के, देखो ये हमारी लाइन है, ठीक है, अब ये एक और लाइन है,
ठीक है, जो पूरी इक्वेशन हमें गिवन है। अगर इसका जो पैरेलल वेक्टर यहाँ पर पड़ा है, अगर मैं इस लाइन को हटा भी दूंगा तो ये वाला पैरेलल वेक्टर हमारी लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। तो इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस लाइन को जो है वो ढंग से लिखना है। कैसे लिखोगे, x माइनस माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो बाई 3, इसको उल्टा के लिखो y माइनस 4 बाई माइनस 2, इसमें से माइनस कॉमन लोगे ना, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये y माइनस 4 बनेगा बाई 2, इस माइनस को नीचे लिख लिया मैंने। ठीक है, z माइनस माइनस 8 बाई 6। अब ये जो है ये बेसिकली पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। कितना आए, 3 माइनस 2 6, 3i माइनस 2j प्लस 6 अब देखो किससे आंसर मैच कर रहा है हमारा। तो 2i माइनस 4j प्लस 5 ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा 3i प्लस माइनस 2j ये सही आंसर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, ये बहुत ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, आपका कंपार्टमेंट का पेपर, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू, इसकी कितनी आएगी 20 प्लस 3, तो 2x स्क्वायर 23 माइनस 15 कितना बन गया बच्चे, ये 8 बन गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब मैं बार बार अपनी लाइन्स रिपीट कर रहा हूँ। अभी तक देखो जो बच्चे ये समझते हैं ना, पता नहीं कंपार्टमेंट के पेपर में सीबीएसई ऐसा क्या पूछ लेती है जो मतलब कि वो बच्चों को पास नहीं करती। अभी तक क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको लगे कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। द वैल्यू ऑफ द, अब ये देखो क्वेश्चन किस लेवल का, ये देखो। अगर आपको ये डाउट है कि मैंने ये सीबीएसई से नहीं उठाए तो सीबीएसई कंपार्टमेंट पेपर करके अभी सर्च करो, पीडीएफ करके आपको सारे कंपार्टमेंट के पेपर मिल जाएंगे। द वैल्यू ऑफ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब देखो को फैक्टर निकालना है किसका, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इसका यानी कि सेकंड रो ऑफ द एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला मतलब जीरो का हमें को फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5, मतलब यहाँ पर -1 की पावर 2 प्लस 3 होता आगे। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, ये बनेगा जी माइनस, अंदर आएगा 5, तो कितना आंसर आया -5। लो कितना आसानी से हमने इसको कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट। अब देखो डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर डिग्री मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर 2। अब उसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ऑर्डर भी कितना है 2, डिग्री भी कितनी है 2। तो डिफरेंस पूछा है बच्चों उन्होंने, डिफरेंस कितना आएगा 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इफ द मैट्रिक्स ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो यार। लो जी 1 -1 -1 1, ठीक है। तो इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1, -1 को 1 से करेंगे तो 1, -1 -1 -1 +1 +1, तो इस तरह से। तो हमारे पास कितना बच्चे आ गया 2 -2 -2 +2, तो ये आ गया जी। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब के ए कितना है, देखो ए स्क्वायर पहले लिख लो, 2 -2 और 2, के ए, ये रहा के और ये रहा ए। तो बहुत आसान है, ये कितना आएगा, इसको यहीं पर लिख देता हूँ मैं, कितना आएगा के माइनस के। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम है। इसका मतलब के किसके इक्वल है, 2 के, माइनस के किसके इक्वल है, -2 के। यहाँ से भी के की वैल्यू 2 आ रही है, सभी चेक कर लो। यस, के की वैल्यू कितनी आ रही है 2, सभी वैल्यू चेक करनी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कितने आसान क्वेश्चन है बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आपने, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरी इंटीग्रेशन की कोई भी वीडियो देखी है, मैंने आपको हमेशा ये बोला है बच्चे, इसका एंगल x है, इसका एंगल x है, इसका 2x है, सबसे पहले एंगल को सेम कर लो। cos 2x का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देखो cos 2x कौन से फॉर्मूले हैं? 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, cos square x minus sin square x। अब यहाँ पर क्योंकि cos और sin दोनों हैं तो मैं इसको लिख रहा हूँ cos square x minus sin square x। नीचे लिखो जी sin square x cos square x dx। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इनको सेपरेट कर दूँ इस तरह से, कर दूँ इस तरह से, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये पहला क्वेश्चन है जिस पर हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज सारे MCQs जो हैं बहुत आसान थे। अब 1/sin स्क्वायर कितना होता है? कोसेकेंट स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर x dx। और दोनों की इंटीग्रेशन बहुत आसान है। कोसेकेंट स्क्वायर देखो cot x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कितनी होगी? माइनस cot x। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x माइनस, यहाँ माइनस पहले से है, tan x प्लस c। तो देखो कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, यस, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट MCQ है। या तो आपको लिख के ले लो, इस साल 25 में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में से कोई MCQ आया, पहला MCQ आएगा ऑर्डर एंड डिग्री का, या दूसरा आ सकता है ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हुई तो हमारे दिमाग में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चलती है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से होती है, मतलब dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल किसमें है? y में। एक होती है dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। और जो बच्चे क्रैम करके जाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, उनको लगेगा कि ये यही वाली है, बट ऐसे धोखा नहीं खाना। आपको पता है यहाँ पर x डबल पावर में है, ये रहा x डबल पावर में। लीनियर का मतलब क्या होता है? सिंगल पावर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये वाली नहीं है ये। इसका मतलब अगर ये है तो ये वाली है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स dy/dx, ठीक है। इसको x को इधर ले आओ यार, तो dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई एक्स y/x। ये कट कर दो, तो इसको इधर ले आओ, dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू 3x। तो यानी कि यहाँ पर हमारी p की वैल्यू कितनी कंपेयर करके? -1/x। चेक करो, -1/x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? p dx कितना बनेगा? माइनस ऑफ 1/x dx कितना आएगा? माइनस लॉग x। इस प्लस सी नहीं लिखते हम, ठीक है। अब आपको पता है e और लॉग में बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसके बीच में माइनस भी नहीं आ सकता, तो इसको ऐसे लिख दो यार। लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस ऊपर चला गया, e और लॉग इकट्ठे हो गए तो कैंसिल आउट, तो x की पावर माइनस और मतलब 1/x। तो ये रहा जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ जी नेक्स्ट, ठीक है। इसको साइड पे कर दूँ, इसको बॉक्स में रख देता हूँ, ये लो। हाँ जी, आ जाओ जी नेक्स्ट। अब ये देखो डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया। कहाँ से आया बताओ मेरे को? डायरेक्टली एनसीईआरटी में से। डायरेक्टली एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी में देख लेना आप, क्वेश्चन है। सबसे पहले वेरिएबल की बात, वेरिएबल लॉग ले लो, लॉग cos x y। बस लेंथ वाइज ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बट हमेशा मैं आपको बताऊं कि कितने ऐसे MCQ हमने अभी देखे हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगा। तो टाइम मैनेज हो जाएगा आपका अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं। और मेनली कॉन्फिडेंस से बच्चे जाना वहाँ पर, कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना। सारी वो खेल जो है वो कॉन्फिडेंस का, वो 3 घंटे जो हैं आपको अपनी जो बोलते हैं ना हार्ट बीट पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, वेरिएबल नीचे आ चुका, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, डेरिवेटिव कर दो y एज इट इज। अब देखो कैसे डेरिवेटिव करते हैं? 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सर आपने ऐसे ही सिखाया, प्लस log cos x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx। अगर आप ऐसे करोगे ना कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसको करो सर जी, x एज इट इज 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मैंने अभी तक एंगल फिल नहीं किया, प्लस
log cos y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब एंगल फिल करूं, यहां पर एंगल कितना है, cos x cos x cos y। अब देखना कितना आसान हो जाएगा। तो देखो y बाय cos x का डेरिवेटिव मेरे को बताओ सर जी माइनस, तो इसको मैं कैसे बोलता हूँ, cos एंगल का डेरिवेटिव सर जी माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है अपना x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, छोड़ दो उसको, log cos x dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको भी लिखो x बाय cos y। अब इसको पढ़ो, इसका डेरिवेटिव करना है। फिर मेरे बच्चे क्या, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, रट्टे मार लिए। तो यहां पर गलती होगी, वो लिखेंगे माइनस साइन, वही गलत है। क्या बोलोगे, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, यहां पर log cos y। तो ये हो गया जी अपना, ठीक है। अब जस्ट हमें थोड़ा सा इसको मैनेजमेंट करनी है, बस इसकी थोड़ी सी इसकी मैनेजमेंट करनी है। ऐसे करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब देखो मैंने सब कुछ लिख लिया, ठीक है। इसको एक साइड पे कर लेते हैं, इसको इधर ले आओ। तो dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर कितना बनेगा, log cos x, ठीक है। इसको इधर ले आओ प्लस x। अब साइन बाई कॉस कितना बनेगा, tan y इज इक्वल टू log cos y। अब इसको इधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा y, यहाँ पर कितना बनेगा tan x। अब बेसिकली हमें अपना आंसर ही करना है। पेपर में तो आपको देख के पता लग ही जाएगा ये आंसर है, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देना, y tan x, नीचे कितना आएगा log cos x प्लस x tan y। तो देखो y tan x कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, log cos y, log cos y tan x tan y log cos x। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है बच्चे इसका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा पर क्वेश्चन बहुत आसान था। आ जाओ जी नेक्स्ट। अब ये देखो फाइंड दी मैट्रिक्स x। अब ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछा गया है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उन्होंने आसान कर दिया। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चे। अब ऐसे भी कर सकते हो इसको कि इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे बताऊं ये क्वेश्चन ना आई थिंक पता नहीं 24 में या किसी और पेपर में देखा है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, उसमें जस्ट मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा था आई थिंक, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये इसको आप उधर लेके जाओगे तो इन्वर्स बन जाएगा, इसका इन्वर्स निकाल लो। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करके हमें 2x2 मैट्रिक्स ही मिल रहा है, तो x भी एक 2x2 मैट्रिक्स होगा, A B C और D। चेक करके देख लो, इसका ऑर्डर 2x2 है, देखो इसका ऑर्डर 2x2 है, ये देखो इनका ये सेम मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑर्डर कितना बनेगा 2x2, ये वही है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 2 1 -1 करो जी मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई सेम है तो हो ही जाएंगे। तो 3a प्लस b 2a माइनस b, आगे आओ 3c प्लस d 2c माइनस d। अब ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल दिया हुआ है, मैं 4 1 2 3, बस वैल्यूज निकाल दो यार। 3a प्लस b किसके इक्वल होगा मेरे को बताओ सर जी 4 के, और 2a माइनस b किसके इक्वल होगा सर जी 1 के, ठीक है। तो कितना आ गया 5a इज इक्वल टू 5, a कितना आ गया 1। तो किसी में फिल कर लो, 2a माइनस b इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 है, 2 बन गया। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b, विच एम्प्लाइज b भी कितना आ रहा है 1। अब साथ में दूसरी वैल्यू भी निकाल लो, 3c प्लस d इज इक्वल टू 2, 2c माइनस d इज इक्वल टू 3, ये कट गया। 5c इज इक्वल टू 5, तो c कितना आ गया 1। इसको उसमें फिल कर लो, 2c माइनस d इज इक्वल टू 3, c कितना है 1, d को उधर ले जाओ तो d कितना आ गया -1। उन्होंने बोला मैट्रिक्स ढूंढना है ना, तो x मैट्रिक्स कैसा हुआ, x मैट्रिक्स पर कैसा हुआ, a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1, d कितना है -1। कौन सी ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेक करो जी,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 15th MCQ है। इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल देन AC प्लस BD। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले तो बच्चों देखो इसका पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये लो, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसको लिखते हैं पहले। हमेशा ये याद रखना, एक सीक्वेंस रखनी है, A से B गए, B से C गए, C से D गए, इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। अब देखो AC एंड BD। अब अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं तो ये एक डायगोनल है AC, ठीक है, और दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD। ये लो, डायरेक्शन वही लिख रहा हूँ। तो AC प्लस BD मुझे निकालना है। तो यहाँ पर आएगी हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम आएगा। देखो हम A से C गए डायरेक्टली, और मैं बोलता हूँ ना ये बच्चा बड़ा शरीफ है जो डायरेक्टली ट्यूशन पे चला गया। एक बच्चा बड़ा शैतान है, वो A से पहले बाजार में घूमने गया B तक, फिर बाजार में राउंड रूंड निकाल के फिर गया अपनी ट्यूशन पर पहुँचे दोनों सेम जगह पर, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की। चलो मैंने AC की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसा करते हैं सेम वे से BD की वैल्यू निकालते हैं। मैं B से D डायरेक्टली चला गया ट्यूशन पे। अब ये बच्चा जो है पहले गया जी B से लेके C तक, फिर ये गया C से लेके D तक, ठीक है। तो मैंने दोनों को, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, AC प्लस BD, AC प्लस BD। तो कितना आएगा, AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD। अब हमें कुछ आंसर्स के अकॉर्डिंग चेक करना है। ध्यान से देखना, AB और CD, ये रहा AB, ये रहा CD। अब आपको पता है ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। आपको ये पता होना चाहिए कि AB वेक्टर और CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ये तो पता ही है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसको मैं जो है ऐसे लिख सकता हूँ कि CD जो है बेसिकली वो माइनस ऑफ AB है। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि CD की डायरेक्शन इधर है, AB की डायरेक्शन उल्टी है, इसे दोनों माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर उससे क्या होगा, यहाँ पर उससे क्या होगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं AB प्लस BC, चलो 2 टाइम BC लिखूँ, 2 टाइम्स BC माइनस ऑफ AB। उससे ये बच्चे कट जाना है, तो मेरे पास 2 टाइम BC आया। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चेक करो बच्चे, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है बट है बहुत आसान। देखना, x इज इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल कर जाओ और पैरामीट्रिक फॉर्म कर जाओ। 2 क्वेश्चन तो आपको मिल भी गए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना dx बाई डी थीटा का, कैसे करेंगे, a cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी यहाँ पर करता हूँ, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा 1, प्लस b साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो इसका डेरिवेटिव इतना आ गया। अब सेम वे से dy बाई डी थीटा भी निकाल लो। ये लो जी, कितना आएगा, a साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल माइनस b साइन एंगल, कॉस एंगल माइनस साइन एंगल, तो प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब बेसिकली हमें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी करना है, सिंगल डेरिवेटिव भी करना है। तो थोड़ा सा इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखना इसको, a cos थीटा b साइन थीटा, a cos थीटा b साइन थीटा किसके बराबर है, x। तो इसकी वैल्यू है जी x। तो इसमें भी कुछ ना कुछ चक्कर जरूर होगा, इसको भी देखते हैं। अब ये देखो, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ बच्चे, तो कितना आएगा, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। तो ये बेसिकली क्या बन गया, तो ये बेसिकली बन गया माइनस ऑफ y। ये लो जी, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस एक्स है और y माइनस वाई है, इसकी x है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो भैया। तो बेसिकली हम dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से। ये वैल्यू है जी x, तो ये वैल्यू है जी माइनस ऑफ y। अब देखो बच्चे, ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो डबल डेरिवेटिव करना हो, इसका डबल डेरिवेटिव करना कैसे आएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज
ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है जी। और नीचे माइनस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ यार, वाई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव होगी, ऐसा ही कुछ आंसर है हमारा। माइनस वाई ये कितना बन गया प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो किस तरह के आंसर है? ओके ऐसा ही है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो कौन सी ऑप्शन, पहली ऑप्शन ही मैच कर रही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो आगे, बिल्कुल सही है, यस। चलो आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन करते हैं। 17th, अब ये कहाँ से आया? एलपीपी में से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन। आई थिंक ये किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन को टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर भेजा था, कैसे करना है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी। कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है 0 0, ठीक है, और 250 ये वाला है ना, और 200 ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और ये वाला। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये इसकी अकर सेट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर आ रही है। तो बहुत आसान, इसमें ग्राफ का तो काम ही नहीं है। तो z दिया हुआ है हमें कितना 2ax प्लस बी वाई। उन्होंने बोला कि इस पर मैक्सिमम है 250, तो कितना आएगा इसमें? x 250 फिल करोगे तो 500a प्लस बी इंटू 0, तो 500a आ गया। अब ये भी दिया हुआ है 200,50, ये कितना बनेगा 400a प्लस 50b। अब ये दोनों क्योंकि मैक्सिमम है, दोनों आपस में क्या होंगी वैल्यूज? ये इक्वल। ये लो जी, मुझे बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? वो 100a इज इक्वल टू 50b, ये कट कर दो यार, तो यहाँ पर आ गया 2a इज इक्वल टू b। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रही है? यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही है। चलो जी आगे आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18th, यानी कि एक सेट में हमारे सारे MCQs हो गए, ठीक है। अब ये देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये करना है। अब ये आपको पता है किससे होगा? सब्स्टिट्यूशन से। क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स को क्या फिल करेंगे? ए साइन थीटा। फिल करो यार, tan इनवर्स। इसको ऐसा करो, इसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं? ये वैसे पैरामीट्रिक फॉर्म ही है, u विद रिस्पेक्ट टू v। तो बेसिकली हमें du बाई dv ही फाइंड करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, तो वही चीज़ है। तो भाई u को लिखें तो यहाँ पर x को क्या फिल करेंगे? साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बनेगा? tan इनवर्स u इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? cos थीटा। tan इनवर्स, ये तो 10th का फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा आ गया, ये कितना बन गया? tan इनवर्स tan थीटा, ये कितना बन गया? थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो यार, थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर u की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो, du बाई डी एक्स होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी राइट साइड में होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं। तो कितना आएगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एंगल कौन है इसका? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, v को लिख लो जी। v कितना है हमारा? साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर लगाएंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन इनवर्स, ये बन गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ कितना बना? साइन इनवर्स 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये। इसका आंसर कितना आएगा? 2 थीटा। और यहाँ से अगर वैल्यू निकालें कितना आएगा? साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव करो यार, 2/1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है du बाई dv। du बाई dx को अगर हम डिवाइड करें dv बाई dx से तो हमें मिलेगा du बाई dv।
ठीक है, डी यू बाई डी एक्स कहाँ पर है, ये पड़ा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है 2/1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गई तो मेरे पास कितना आंसर आया 1/2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेक करो बच्चे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चे, डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अब ये देखो 2023 में ही है, किसी और सेट में ऐसा कुछ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा गया, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले यार ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखो बच्चे आपको पता है हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हमारे पास ये होमोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस ये बिल्कुल भी नहीं क्योंकि लॉग के अंदर x है, तो होमोजीनियस ये नहीं है। होमोजीनियस के बाद हमारे दिमाग में बात आती है कि या तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये वेरिएबल सेपरेशन है। अब क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट बहुत ईजिली हो सकते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ईजिली इसके वेरिएबल सेपरेट जो हैं वो हो जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसा करो, इसको इधर रखो और x को इधर ले आओ और माइनस dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। लो जी, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए हमारा काम हो गया, हम इसको इंटीग्रेट जो है वो कर सकते हैं। करें जी, इसको अलग अलग कर लो, 1/x प्लस लॉग x इंटू 1/x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, चलो इकट्ठे ही करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। डायरेक्टली फॉर्मूला बच्चे 1/x की इंटीग्रेशन होती है log mod x। अब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो फंक्शन की पावर एक बढ़ जाएगी, मतलब 1 से 2 हो जानी है और नीचे भी 2 हो जानी है, ठीक है, इज इक्वल टू इसका माइनस ऑफ tan इनवर्स y प्लस सी। अब देखो हमारे आंसर, ओके tan इनवर्स y राइट साइड लेफ्ट साइड पर, इसको इधर ले आओ, tan इनवर्स y प्लस लॉग मॉड x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। तो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल परफेक्टली ये मैच कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली ये मैच कर रहा है। आ जाओ जी नेक्स्ट आओ जी। अब ये देखो किसी और सेट में वेक्टर का ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम सा ही पहले हमने किया। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब इसमें एक कैच, आई थिंक मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो इसको वेक्टर को लिखो, ये फिक्स्ड पॉइंट है अपना, कितना आएगा i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसके पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j प्लस 4k। कोई आंसर मैच कर रहा है, देखो i माइनस 2j प्लस 3k, ये रहा है ना, 3i माइनस 2j, यस यही ऑप्शन सी है, इसमें कुछ कैच नहीं, मुझे शायद कंफ्यूजन होगी किसी और क्वेश्चन में होगा। ये तो बहुत आसान, देखो कितना डायरेक्टली क्वेश्चन था, ये पॉइंट ये पैरेलल डायरेक्टली दे दिया डायरेक्टली। आ जाओ जी नेक्स्ट, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, किसमें से पूछा है, मैट्रिक्स में से। इसका ऑर्डर कितना है 2x2, इसका ऑर्डर कितना है 2x1। ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई हो सकता है, और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा 2x1, ठीक है, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2x1। इसका मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 2, आगे करो 1x प्लस x, तो ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। राइट साइड में कितना है 14 और 8, ये भी 2x1 है, तो 3x प्लस 2 किसके इक्वल है बच्चे 14 के। तो 3x प्लस 2, 3x किसके 12 के, x कितना आ गया 4। एक बार इसको भी चेक कर लो, 2x किसके इक्वल है 8, तो x कितना, हमेशा हर वैल्यू को चेक करना है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन जो है ट्रिकी हो। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बच्चे सही है, यस। चलो जी आगे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। P and Q are 2 points with position vectors a minus 2b, 2a plus b, respectively the position vectors of the point which divides the join of P and Q externally in the ratio 3:2। अब देखो बच्चे, कोई पॉइंट जो है वो इंटरनली तो डिवाइड करता ही करता है, एक्सटर्नली कैसे करता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक बता देता हूँ। एक आपको क्या करना है, आपको रफली बना लो, इसको रफली बनाना, ठीक है, लॉजिकली ये सही नहीं है, रफली बना लेना, a माइनस 2b और इधर कितना है 2a प्लस b।
जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा है, ये बाद में लिखा, बाद में लिखा है। अब पॉइंट हमें यहाँ बीच में ही बनाना है, वैसे एक्सटर्नल लिखा हुआ है, पॉइंट बीच में बनाना है। तो क्या करना है, 3:2 में, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो आपको क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 × 2a + b, और यहाँ पर क्योंकि एक्सटर्नली है तो बीच में कितना आएगा, -a - 2b, और नीचे 3 से स्टार्ट किया था तो 3 - 2, तो कितना आया, 6a + 3b - 2a + 4b, नीचे 1, तो ये बन गया 4a + 7b, 4a + 7b। यस, ऑप्शन ए इज द राइट। अब इसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब ये जस्ट वैसी था, लॉजिक लगाने के लिए था, अदरवाइज एक्सटर्नली डिवाइड और हिसाब से होता है, बट आंसर आपका सेम आएगा ऐसे। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है बच्चे, चलो आगे, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। 23rd इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से आ गया। अब आपको पता है, पहले बता चुका हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ तो ये 2 टाइप्स की हो सकती है, अब क्योंकि x डबल पावर में है तो ये इसी फॉर्म में होगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y ही होगा। तो ऐसा करते हैं, x को पहले मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर, dy/dx - 2y/x = 4x²/x। इसका आंसर कितना आएगा, 4x। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर हमारी p की वैल्यू कितनी आई, -2/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर pdx -2 को बाहर लिखो, 1/x dx। 1/x की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, log mod x। ठीक है, अब -2 बीच में नहीं रख सकते, तो log x की पावर -2 कट गए, x की पावर कितना आया, -2, यानी कि 1/x²। तो कौन सी ऑप्शन मैच हुई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें आगे बच्चे, आ जाओ जी। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं, एंगल बिटवीन दी लाइंस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये भी, एंगल बिटवीन दी लाइंस। सबसे पहले हमें लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस, मैं इसको ऐसे ऊपर को नीड नहीं होती, बट मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूँ कि हमेशा ऐसे ही लिखना है। इसको माइनस एडजस्ट कर दो, तो y - 4 / 1। इसको माइनस आगे लेके जाओगे ना तो ये ऐसे बनेगा, इसका माइनस कट कर देना। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, z - 5/2। तो हमारा यहाँ से एक पैरेलल वेक्टर आ गया 1 1 2। चलो जी, इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये तो सही लिखा हुआ है, x - -3/-3, y - 2/5, z - -5/4। यहाँ से भी हमारा पैरेलल वेक्टर आ गया -3 5 4। एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला होता है cos θ = जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल है वही लाइंस में एंगल होता है। तो भाई डॉट करते हैं, 1 को -3 से करेंगे तो -3 आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। मुझे लगा था कि शायद 0 बन जाएगा, बट नहीं बना। अगर 0 नहीं बना तो फिर इसका वो भी निकाल दो, मॉडुलस। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका भी निकालो, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर बना जी 10, नीचे कितना आया, √6। ये कितना बना, 25 16 25 √50। ठीक है जी, तो ये बन गया cos θ = 10/, इसको √6 लिखा रहने दो यार, है ना। √50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 2, तो 5√2 मैं लिख सकता हूँ। तो ये कट कर दो, 5 2 = 10, तो 2/√6√2। इसको मैं लिख दूँ इस तरह से, √2 √3√2। ये आंसर मैच नहीं कर रहा। ये कितना बन गया, 2/2√3। ये भी कट गया, तो 1/√3। तो cos इनवर्स 1/√, यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चे हमने निकाल लिया, आसान क्वेश्चन था, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। हाँ जी, ए फेयर डाई इज रोल्ड, इवेंट्स, एक डाइस को रोल किया गया बच्चे। अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में ये पॉइंट्स आते हैं। E एंड F आर इवेंट्स हैं। E कितना दिया हुआ 135, B F दिया हुआ 2 और 3। अच्छा, अब E/F की वैल्यू पूछिए, बहुत आसान है।
ई बाय एफ का मतलब होता है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा मेरे को बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, टोटल तो 6 ही है हमारे पास। एफ कितना आएगा 2/6, अब वैल्यू फिल करो यार 1/6, इसकी कितनी है 2/6, तो कितना आंसर आया 1/2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे 26th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा है, फिर बोल रहा हूँ मेरे खुद के क्वेश्चन नहीं है, ये सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, हमें z की वैल्यू निकालनी है 3। ठीक है, x प्लस जेड कितना दिया हुआ है x प्लस जेड, अब देखो y x प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अब ये x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर फिल कितनी है इसकी 2 होगी। दोनों मैट्रिक्स देखो बच्चे ये है 3 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं 1 कॉलम है, इसमें 3 रोज 1 कॉलम, तो बराबर है। ठीक है, तो x प्लस जेड की वैल्यू मेरे को पता है कितनी 2, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, तो y के लिए यहाँ पर फिल कर दो। y प्लस 2z किसके इक्वल है -1 के, y बना है अपना, तो 2z इज इक्वल टू -2, z कितना आ गया -1, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे आ जाओ जी आगे। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। log tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 का हमें डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव को शुरू करते हैं यार, डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे होगा डेरिवेटिव सर जी, log है, सबसे पहले पावर कितनी है नहीं फंक्शन की, पावर के बाद फंक्शन को ना log एंगल, ये सारा एंगल है, log एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, फिर वही लिखेंगे log 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना अपना काफ़ी बड़ा है, एंगल को लिख लेते हैं। एंगल कितना है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। मैं डेरिवेटिव में स्टार्टिंग में से बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपको पता है, अब इसको तो हमें एज इट इज लिखना है, इसको हमें एज इट इज लिखना है, ये तो कुछ नहीं करना हमें, इसका डेरिवेटिव हो चुका है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका पावर है नहीं सर बानी है, तो फंक्शन कौन है tan एंगल का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैं आपको कंप्लीटली समझा रहा हूँ, पेपर में जल्दी कर सकते हो। एंगल कितना है अपना पाई बाय 4 प्लस एक्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसलिए मैं एंगल हमेशा बोलता हूँ। ये लो जी, ठीक है। अब फिर से आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो कितना मिलेगा मुझे डी वाई बाई डी एक्स, मुझे मिलेगा 1 बाय tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ये कितना बन गया सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव करना, इस पर ध्यान देना, इसमें पावर तो है नहीं है, पाई बाय 4 कांस्टेंट 0, एक्स बाई 2 का 1/2। चलो जी हो गया डेरिवेटिव, बट मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं, इसको कंबाइन थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। इसको लिखो जी साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, इसको लिखो साइन बाय कॉस, मतलब इस तरह से लिख लो, लिख लिया इसको ऐसे। सीकेंड स्क्वायर को लिखो 1 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, यहाँ पर 1/2 है, ये आपस में कट गया। तो ध्यान से देखो डेरिवेटिव में मेरे पास क्या रह गया 1 बाय, इस 2 को बाहर लिखो, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये मुझे किसी की याद दिला रहा है, नहीं किसकी याद दिला रहा है, यस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, 1 बाय साइन, ये कितना बनेगा पाई बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 90 पाई बाय 2। जगह है और चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ यार, क्या करेंगे इसको, देखो डी वाई बाई डी एक्स साइन 2 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो 1 बाय साइन 2 को अंदर पाई बाय 2 प्लस एक्स, 90 प्लस 90 पे क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इंटरचेंज, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 1 बाय कॉस एक्स,
तो मतलब बन गया सीकेंट एक्स। तो यस, सीकेंट एक्स इज द राइट आंसर। चलो आगे 27 MCQs बच्चे हमने कर लिए हैं। अब देखो बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जितने भी MCQs हैं ये आपके 2024 के हैं, ठीक है। और अब देखो 2023 का जो पहला MCQ था, पता वो कौन सा था? वो ये था कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बता दो, और ए का डिटर्मिनेंट गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया, ए दे दिया, इसकी वैल्यू पूछी है। अब आपको पता है ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है हमसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है अकेले अकेले का डिटर्मिनेंट, और ये भी पता आपको ए डिटर्मिनेंट, और ये होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो ये बेसिकली बन गया ए डिटर्मिनेंट की पावर n। अब ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है जी 3×3, तो बेसिकली यहाँ पर ये बन गया ए डिटर्मिनेंट की पावर 3। तो यहाँ पर जो भी ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो इसकी वैल्यू होगा 0, इसको लिखने की नीड ही नहीं है, जो भी कुछ भी आएगा, ठीक है। उसके बाद -1, ये छोड़ दो, कितना आएगा? -2, फिर 0, उसके बाद कितना आएगा? -1, ठीक है, 3 और 0। तो कितना बन गया ये बन गया 2, ये बन गया -3, तो ये बन गया -1। तो -1 की पावर 3 बेसिकली कितना आएगा? -1। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4b देन द इनवर्स ऑफ 4a। देखो बेसिकली उन्होंने 4a का इनवर्स पूछा है। अब आपको पता है बच्चे कि 4a का इनवर्स कितना होगा? 1/4, ठीक है। 4 का इनवर्स तो 1/4 ही होगा ना, a का इनवर्स, ठीक। अब यहाँ पर a इनवर्स की वैल्यू हमें गिवन है। a इनवर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4b। तो कितना बन गया? 1/16b। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से मैट्रिसेस का क्वेश्चन देखो, एक्स वाई एंड एक्स वाई आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। मैं हमको हमेशा बोलता हूं कि मैट्रिसेस में से ऑर्डर वाले क्वेश्चन, या ये जो अभी हमने किया है, ऐसे क्वेश्चंस करके जाने हैं। अब देखो एक्स का ऑर्डर है, लिखो एक्स का ऑर्डर 2×3, वाई का ऑर्डर है m×n, ठीक है, m×n, और एक्स वाई का ऑर्डर है 2×5। तो बेसिकली हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स एक्स वाई बना, जिसका ऑर्डर कितना है? 2×5। अब वो बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स वाई। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ये जो नियरेस्ट एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? सेम। ये सेम होने चाहिए, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। अब हमारे मैट्रिक्स का ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसके अकॉर्डिंग हमारे मैट्रिक्स का, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2×n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई? 5। तो बस अब y में, y का ऑर्डर कितना है? y का ऑर्डर है जी m×n, मतलब 3×5। तो y में हुए जी 15 एलिमेंट्स। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाओ जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन। अब इस क्वेश्चन की हमें डिसकंटिन्यूटीज ढूंढनी है। अब आपको पता है हमारे ब्रेकिंग पॉइंट एक तो 0 है और एक 1 है, क्योंकि 1 से वो बोलते हैं ना कि आप बदल गए, 0 से पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और, 0 से पहले कुछ और थे, 0 से बाद में कुछ और हो। तो सेम वे से ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो 0 पर चेक करते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जल्दी से चेक कर, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है? 0 से कम। कितनी वैल्यू है? x+2। क्या लिखोगे यहाँ पर? लिमिट h अप्रोचेज टू 0। x को क्या लिखोगे? 0 - h+2। 0 अप्रोच कराओगे कितना आंसर आएगा? 2। अब सेम वे से इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो। लिमिट x अप्रोचेज टू 0+, ठीक है। 0+ का मतलब 0 से बड़ा, कितना है? ex। कितना आएगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0, क्या लिखेंगे इसको? 0+h। अब इसमें 0 अप्रोच करवाएंगे, e की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, 0 पर डिसकंटिन्यूस है। अब ऐसा करते हैं 1 पर भी चेक कर लो। क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है? 1 से कम। तो कितनी वैल्यू है? ex। क्या लिखोगे? लिमिट h अप्रोचेज टू 0, e 1 - h। तो 1 - 0 मतलब e की पावर 1, मतलब e आउटलेस नंबर, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1+। तो 1+ का मतलब 1 से बड़ा, ये रहा जी 2 - x।
तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस एच, तो कितना बन गया 2 माइनस 1 प्लस 0, तो बेसिकली बन गया 1। तो आउलर्स नंबर की वैल्यू आपको पता है 2.7 कुछ समथिंग होती है, तो ये बराबर नहीं है। तो दोनों पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूज है, तो इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आएगा 2। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस आपको फंसाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। y की वैल्यू ये दी हुई है, f डैश x की वैल्यू ये दी हुई है, डेरिवेटिव की वैल्यू ये दी हुई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, बाकी इसका फिर से डेरिवेटिव करना है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ना y की, देखो बेसिकली हमें, अगर देखो आप, बेसिकली हमें y का डेरिवेटिव करना है एट x इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू है f ऑफ 1/x, तो मुझे पहले फंक्शन चाहिए। फंक्शन नहीं मुझे पता, मुझे उसका डेरिवेटिव पता है। तो अगर मैं इस डेरिवेटिव का, अगर बच्चे मैं इस फंक्शन, देखो समझ रहे हो इस बात को, अगर मैं इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दूंगा मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। अब डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है x³ dx, बस समझने वाली बात है। इसका आंसर कितना आएगा x4/4 प्लस c। तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई, कितनी x4/4 प्लस c। हमें y की वैल्यू निकालनी है, और y कितना है f ऑफ 1/x। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 को बाहर रखो, 1/x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको ढंग से लिखूं 1/4 x की पावर 4 प्लस c है ये। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब y कितना है, ये है ना, इसको ढंग से लिखें 1/4 x की पावर -4 प्लस c लिख दूं इसको। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो यार, है कुछ नहीं है, बस बातों को घुमाया गया। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी। ध्यान रखना जब पावर कम करोगे -5 बनेगी, -3 नहीं बनेगी। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव 1 ही होगा, c का डेरिवेटिव कितना होगा 0। अब उन्होंने बोला 1/2 पर निकालनी है, x कितना हो 1/2। अब ये बेसिकली ये तो कट गया आपस में, है ना, तो -1/x की पावर 5 है। तो इसमें वैल्यू फिल करो, 1/2 की पावर 5 वो कितनी होती है 1/32। तो बेसिकली बन गया ये -32। तो कौन सी ऑप्शन हुई, -32। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छे लेवल का ये मैं क्वेश्चन बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, ये कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल, मतलब मैं वो मजाक में बोल रहा हूँ, ये बहुत आसान है। इसका डेरिवेटिव यार हमें करना है। इसका डेरिवेटिव करना, पहले किसका डेरिवेटिव करते हैं सर, आपने सिखाया पावर का। अब यहाँ पर होल की पावर तो नहीं है सर। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है 1/एंगल, आपने ऐसे ही सिखाया 1 डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब हमारा एंगल बताओ कौन है, एंगल है जी हमारा रूट सीकेंट रूट एक्स, यही है ना, रूट सीकेंट रूट एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीकेंट रूट एक्स। अब ऊपर वाले रूट को मैं लिख लूँगा 1/2। इतनी बात तो समझ में आई। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं यार, इसको दोबारा से लिखो सीकेंट रूट एक्स, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पावर है, यस, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, -1/2 में से 1 गया तो -1/2। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब हमारा फंक्शन कौन है, वो है सीकेंट रूट एक्स। याद रखना 1/1, पावर फंक्शन एंगल 1/1, इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पर स्टेप नहीं इंक्रीज करेंगे। अब फंक्शन कौन है, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जी फंक्शन है हमारा सीकेंट एक्स, सीकेंट रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव वो क्या बोलते हैं सीकेंट एक्स tan x। ये गलत है। क्या बोलोगे, सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव, सीकेंट एंगल, चलो ऐसे लिखते हैं, सीकेंट एंगल tan एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब हमारा एंगल कौन है, अब हमारा एंगल है जी रूट एक्स, एक्स की पावर मतलब 1/2। तो देख लो, इसको हमें कुछ नहीं करना, किसी को भी कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इस रूट को मैं नीचे ले आऊँ यार, सॉल्व करना साथ में कर ही लेना। यहाँ पर करते हैं dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ध्यान से, ये रूट नीचे चला जाएगा, ये -1/2 नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 सीकेंट रूट एक्स। देखो रूट एक्स पहले से बड़ा, ये रूट नीचे जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि रूट कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है सीकेंट रूट एक्स tan रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/2, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, बस हो गया जी। अब ये आपस में कट गए बच्चे।
तो मेरे पास कितना रह गया डेरिवेटिव, मेरे पास रह गया बेसिकली 1/4 tan रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स। इसको मैं डिवाइड बाय x की पावर -1/2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पर चेक करना है एट π² 16, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं π² 16 tan π² 16 अंडर रूट π² 16 अंडर रूट, ठीक है। इसको उधर कर लो यार, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 ये कितना बना tan π/4, वो बाहर आ गया, नीचे भी π/4, ये आपस में कट गया, tan π/4 1 होता है तो 1/π। इसका आंसर कितना आएगा 1/π, मतलब ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मुझे बताओ ये क्वेश्चन मतलब क्या मुश्किल था? नहीं बच्चे, मुश्किल नहीं था। अगर आपको डेरिवेटिव के बेसिक्स अच्छे से आते हैं और अगर आपने डेरिवेटिव मेरे से सीखा पावर फंक्शन थीटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब ये देखो x = y = पैरामीट्रिक फॉर्म, हर वीडियो में बोल रहा हूँ x का डेरिवेटिव करो, dx राइट साइड में कौन थीटा, dx/d θ। 3 कॉस एंगल का डेरिवेटिव सर जी माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, छोड़ दो। dy/d θ कैसे करेंगे, तो 5 साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वो 1 ही है, ठीक है। अब इसको डिवाइड ही करना है, तो बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। dy/dx का मतलब क्या है कि dy/d θ को डिवाइड कर दो dx/d θ से, तो ये बनेगा जी 5 cos थीटा, नीचे -3 साइन थीटा। इसको ढंग से लिखें -5/3 cot थीटा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलूँ आगे, ये तो क्वेश्चन आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फॉर द फंक्शन x = 3 x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ। अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन वैसे आसान है, क्वेश्चन वैसे आसान है। देखो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, हमें क्वेश्चन का आइडिया लगे कहाँ से पूछा है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x² = 0 रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा है, नेगेटिव हुआ तो वो मैक्सिमा, आपको पता है। इसका डबल डेरिवेटिव करो जी, इसका डबल डेरिवेटिव जब आप करोगे तो कितना आएगा 6x। अब क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 0, मतलब ये ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके +2 के लेवल के अकॉर्डिंग ठीक है। वैसे आपको बता दूं एक और चीज़ भी चेक करनी होती है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि देखो अगर x जो है पॉजिटिव हो जाए तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, मेरे को बताओ, पॉजिटिव ही आएगी ना। 0 से बड़ा नंबर 1 फिल करो, इसमें कितना आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। और अगर x नेगेटिव आ जाए तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही, चेक कर लो। तो डबल डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है अपना, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बच्चे, ठीक है। वैसे इसको चेक करने की नीड नहीं है, यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा आपके +2 के लेवल के अकॉर्डिंग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय ओके इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। अब देखो बच्चे, आपको पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बच्चे वो कभी भी इंटेग्रल पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, हमें डायरेक्टली पता है, ये हमें डायरेक्टली पता है कि वो इंटेग्रल पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है इनके बीच में, इनके बीच में इंटीजर कौन सा है, इनके बीच में इंटीजर आ रहा है 2, ठीक है ना। हमारा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इंटेग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है, ना ही वो डिफरेंशिएबल होता है। तो इसके बीच में 2 आ रहा है, तो कहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब सी पॉइंट पर, मतलब सी सॉरी आपका आंसर 2 पॉइंट पर है ये, मतलब सेकंड नंबर सॉरी 2 पर जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब देखो यार बच्चे ये क्वेश्चन सभी आपको हमारे मैंने कंटिन्यूटी में करवाए हुए हैं पहले से, कुछ काम की बातें वहाँ पर लिखे होंगे, सारी चीज़ें लिखी होंगी ये मेरी, इसलिए बोलता हूँ अच्छे से पढ़ो। अब ये देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज में से पूछा है, रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है, आपके टाइम से इंक्रीज कर रही है, तो 0.5 इंक्रीज कर रही है, तो मैंने पॉजिटिव लिखा है, तो ये रेट है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिख लो 2πr,
तो बेसिकली वो हमें डी सी बाई डी टी पूछ रहे हैं, डेरिवेटिव भी करना है ना, 2 पाई आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू फिल कर लो, कितनी है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा, 1 पाई कितना आंसर है, यस पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देख लो बच्चे, हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया, बहुत आसान ये क्वेश्चन था, रेट ऑफ चेंज में से है। फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मैक्सिमम मिनिमम जो बोलते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीटली मत छोड़ के जाना, आपको 4-5 नंबर का पेपर जो है बड़े आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे ध्यान से, देखो क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मेरे को बताओ। अब देखो जैसे ही हमने इसको माइनस ए, जैसे बोलते हैं ना कि हमने ये प्रॉपर्टी देखी -π/4 से π/4, जब भी हमें कुछ ऐसे लिमिट्स मिले -a to a, -1 to 1, -π/2 +π/2, तो मुझे इवन ऑड याद, यहाँ पर देखो हमारा फंक्शन कौन है, ये है जी हमारा फंक्शन x³ cos स्क्वायर x। हम यहाँ पर इवन ऑड चेक करेंगे, इसको माइनस फिल करो, जहाँ पर भी x है माइनस फिल करो। माइनस का क्यूब कितना होगा, इस तरह -x³ cos ऑफ -θ प्लस cos थीटा ही होता है। तो बेसिकली इस फंक्शन को माइनस का फ़र्क पड़ गया, माइनस फिल करने से माइनस का फ़र्क पड़ गया, तो ये ऑड फंक्शन है। और जब भी ऑड फंक्शन हो और लिमिट्स ऐसे हो -a to a, देखो अगर ऑड फंक्शन हो और लिमिट्स हो, यहाँ पर हो फंक्शन जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑड फंक्शन, और यहाँ पर अगर ऑड फंक्शन हो और लिमिट्स ऐसी हों, उसका डायरेक्टली आंसर कितना होता है बच्चे, 0। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो एक बार आपको याद हो गया, और बाय चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आगे तो पेपर आप कर लोगे, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें कोई भी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कई बार आपको 2 नंबर में 3 नंबर में भी आया हुआ है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट को उलझा लेते हैं, बट आपको पता है कि ये कौन सी टाइप है। इसको मैं नीचे जैसा बनाने की कोशिश करूँगा, इसको मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है क्योंकि ये मेरी टाइप फैमिलियर है। जब भी EX के साथ फंक्शन होता है प्लस माइनस में, तो मैं हमेशा उनको सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इनको सेपरेट करें, तो सेपरेट जब करेंगे तो ये ऐसे ही होगा, x-1/x-1 का क्यूब -2 बाय, यहाँ ऐसा करो +2 यहाँ पर लिखो, यहाँ -2/x-1 का क्यूब EX dx। तो बेसिकली ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसको और सेपरेट करो, इसको और सेपरेट करोगे तो ये कितना बनेगा, जैसे ये कट गया बच्चे, देखो ये आपस में कट जाना है, ये आपस में कट जाना है। तो देखो बच्चे ये कट गया आपका 1/x-1 का स्क्वायर EX dx प्लस -2 x-1 का क्यूब। जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि ये कुछ इस तरह से है कि ये फंक्शन और साथ में हो उसका डेरिवेटिव इस तरह से, तो उसका आंसर होता है EF(f(x) + c। ठीक है, अब आपको इसका डेरिवेटिव करके देखो, इसका डेरिवेटिव करना, ये x-1 की -2 है, तो -2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, तो बेसिकली ये बन गया, ये बन गया डेरिवेटिव उसका। तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा डायरेक्टली, फंक्शन कौन है, x-1 का स्क्वायर EX + c। तो ये आपका आंसर है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो कौन सी ऑप्शन, यस नहीं ये बोली, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, और दी 40th क्वेश्चन, 40th हमारा MCQ हुआ था, एरिया इन द रीजन बाउंडेड बाय y = x, x एक्सिस एंड x। बहुत आसान है यार, y = x का हमें एरिया, लाइन का एरिया निकालना है, ऐसे निकाल लेंगे, और x एक्सिस के बीच में ही है, 0 से लेके 2 तक हमें फाइंड करना, तो जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दो। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, और यहाँ पर कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 × 4, तो कितना बच्चे आ गया 2। तो कौन सी ऑप्शन हुई, ऑप्शन सी। तो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे, कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाओ जी नेक्स्ट। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx। ओके, ये तो बहुत आसान है। देखो बच्चे, इसमें उन्होंने पूछा, अगर आपने मेरी 13 डेज चैप्टर सीरीज देखी है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले से वहाँ लिख रखा है।
फिर जो मैं बोलूँगा कि मेरे क्वेश्चन पढ़ाए हुए पेपर में आ सकते हैं बच्चे, ये वही चीज़ है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, मैंने वहाँ पर लिखाया हुआ है जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है सर जी 1, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे? 1। ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 2 हैं तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दी प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है बच्चे, प्रोजेक्शन वाला। अब आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होगा सर जी? ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर करते हैं यार, क्या होगा फॉर्मूला? ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी डॉट ए डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी फर्क नहीं होता, ये कट गए, ये सबसे ऊपर चला गया, ए मॉड ऊपर बी मॉड नीचे। अब जस्ट मॉडुलस निकाल दो। ए का मॉडुलस कितना आएगा? 4 + 9 + 36 अंडर रूट, इसका 4 + 4 + 1, तो कितना बन गया ये? 49 का अंडर रूट, ये कितना बन गया? 9 का अंडर रूट, ये बन गया 7/3। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा उन्होंने वेक्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, डायरेक्शन। ओके, कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली पूछ लिए। इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, x - 1/3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना आपको? x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। इसको याद रखना ही रखना है बच्चे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें से 3 जो है उसको नहीं रख सकते हम यहाँ पर, तो इसको ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो z/2/3। इस 3 को मैं नीचे ले आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर लिख लो, जानबूझ के आपको लिखना सिखा रहा हूँ, वैसे आंसर तो आ ही चुका है। ठीक है, ये माइनस में नीचे ले आया। अब यहाँ पर जानबूझ के इसको लिखो z-0 2/3, और इसका आंसर ना अभी भी आएगा नहीं आपके सामने। देखो डायरेक्शन रेशियोज कितने हुए हमारे? डायरेक्शन रेशियोज हुए सर 3 - 1 2/3। अब आंसर हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा। क्या सर हमने गलती कर दी? नहीं बच्चे, हम डायरेक्शन रेशियोज को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको वैसा बनाने के लिए। ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। कितना बनेगा? 9 - 3 और 2। अब देखो कोई मैच कर रहा है? यस, ये रहा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चे आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब 23 में क्वेश्चन किया था हमने, ये 24 में रिपीट हुआ है। 24 में रिपीट हुआ, अभी वीडियो में पीछे जाओ, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। द कार्टेशियन, शायद फ़र्क ये था कि ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी गई थी, वहाँ यहाँ पर ये वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। हमारी एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, मतलब x - x1, y - y1, z - z1। अब नीचे पैरेलल वेक्टर लिखना है ना, इस पैरेलल टू, ये इस लाइन के क्या है? पैरेलल। तो इस लाइन का ये जो पैरेलल वेक्टर है वो हमारी लाइन के भी तो पैरेलल है, क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 1 2। देखो जी किसके साथ मैच कर रहा है? x - 1 y + 3। अब देखो यहाँ पर फिर से हमारा आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मोल्ड किया गया। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? मैं तो आंसर को देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे आंसर के पास ये वाला है 1 1। देखो ध्यान से, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2 0 1 ये तो बिल्कुल नहीं है, 1 1 2 ये 0 तो आएगा, मगर ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ये दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर +1 नहीं हो सकता। ये वाली ऑप्शन मुझे ज़्यादा सेट लग रही है, तो इसके जैसा बना के दिखाऊंगा आपको। देखो x - 1/1, y + 3/1, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 2 - z/2। अगले स्टेप में ये माइनस भी नीचे ले जाना। तो अब देखो जी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन वो घुमा के आपको पूछ सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा भी मतलब कि वो बोलते हैं ना कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने वाला। अब ये देखो कितना क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं सच दैट ए डॉट बी क्या है? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी का मॉडुलस ए क्रॉस बी का मॉडुलस देन एंगल बिटवीन। ओके, सबसे पहले ये लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे हम? ए डॉट बी का मॉडुलस
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ठीक है, अब आपको पता है कितना होगा, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ये कितना होगा, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, और यहाँ पर एन कैप भी होता है, बट क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, एन का मॉडुलस कितना होगा 1, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। अब ये बच्चे आपस में कट गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया जी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको आप लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू टैन थीटा, कॉस को उधर ले जाओ। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई π/4। वो tan 1 कब होता है, tan 1 कब होता है 45 पर। अब आप कहोगे सर कि tan तो जो है वो आफ्टर स्कूल टू थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, आपने वो वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखी। तो बच्चे यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि a डॉट बी जो है, a डॉट बी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, a मॉड बी मॉड कॉस थीटा। अब ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, ये तो पहले ही पॉजिटिव है, ये भी पहले पॉजिटिव मॉड है। अब इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए इसका आंसर कितना है π/4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बच्चे, आ जाओ जी, आ जाओ नेक्स्ट। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पर बच्चे उन्होंने क्या दिया हमें, ये आई थिंक 2024 के नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन पूछा गया। -3ab, देखो स्क्वायर मैटर, ए का ऑर्डर कितना है ये लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का ऑर्डर भी कितना होगा 2x2। सर ए बी का ऑर्डर क्यों लिख रहे हो बच्चे, हम ए बी का ऑर्डर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि -3ab का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 3 नहीं होता -3, तो मैं ए बी को ऐसे लिख लेता, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, मेरा आंसर आ गया। बट क्योंकि यहाँ पर -3 है, अब -3 आपको पता है जब भी कोई कांस्टेंट को हम डिटर्मिनेंट से अलग करते हैं वो कितनी बार बाहर आता है, जितना उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है 2x2। ए बी का इसको कैसे लिखेंगे, -3 की पावर 2 बाहर आ गई, अंदर कितना रह गया ए बी डिटर्मिनेंट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 9, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। 9 ये 2 है, ये 5 है, तो कितना आंसर आ गया 90। और बिलीव मी ये एक एक चीज़ मैंने आपको 13 डेज सीरीज में करवाई हुई है। जो बच्चे जानते हैं प्लीज़ ये जो कमेंट सेक्शन में जो लिखना, ताकि दूसरे बच्चों को पता लगे कि यस हमारी जो सीरीज़ है वो कितना मतलब कि बेनिफिशियल और कितना मतलब कि मैंने उस पर काम किया कि जो बच्चों को हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा, है ना, ये क्वेश्चन हम रिपीट हो गया, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ये अभी हम करके आए हैं, ये गलती से रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो x इज इक्वल टू 80 y इज इक्वल टू 280, dy/dx की वैल्यू निकालनी है, dx/dt निकाल लो बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली NCERT का। ये तो कांस्टेंट ही है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 × t, देन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा 1। सेम वे से dy/dt भी निकाल लो यार, कितना 280 का डेरिवेटिव कितना होगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो 1। अब हमें क्या करना, dy/dx, बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये तो। मतलब यार बच्चों आप कहोगे सर आप तो टीचर हो, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। यस मैं टीचर हूँ, मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, बट फिर भी बच्चे मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप पढ़ के गए ना बच्चे तो कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसका आंसर 1/t आ गया, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरा बच्चे कहने का मतलब बस यही है कि प्लीज़ पढ़ के चले जाना। ये देखो ये आपके 2024 के MCQ के पेपर है और ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो द फंक्शन मॉड x माइनस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू, अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, जिस तरह से वहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का डायरेक्टली आंसर दे दिया था, इसका आंसर भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है, कंटिन्यूज एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखोगे बच्चे, मॉड x जो होता है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता ब्रेकिंग पॉइंट पर। ब्रेकिंग पॉइंट कौन होता है, जीरोस का, तो ये ऑप्शन गलत है हमारी। सेकंड, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये मुझे सही लग रही है, एक बार फिर सही ऑप्शन पढ़ लो। नॉट मॉड x जो है वो कंटिन्यूस होता है हमारा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नीदर, तो यानी कि यहाँ पर ले दे के हमारी बी ऑप्शन रहेगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल जो है वो नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने कंटिन्यूटी में आपको करवाई हुई हैं।
अब ये देखो जी, आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इतना मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पर, आपको पता है कि ई और लॉग के बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़े ही वो सेंसिटिव हैं, वो अपने बीच में किसी को नहीं आने देंगे। सबसे पहले इसी को मैं सॉर्ट आउट करूँ, क्या लिखेंगे, log x की पावर 3 x4 प्लस इस तरह से लिख लो। क्या मैं इसको, अब ई और लॉग कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया। अब इसको नीचे लिख लो यार, माइनस पावर को पहले हटाओ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। सर जी हमारा माइंड मैप कहता है कि ये अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक में हम डिग्री चेक करते हैं, ऊपर डिग्री 3 है नीचे 4 है, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे डिग्री बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो ऊपर डेरिवेटिव देखो, एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हमें क्लियर है बच्चे, पुट x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx की वैल्यू मैं आपको समझाने के लिए मैं इसका डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 इंटू dt, नीचे कितना है t। तो इसका बच्चे आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1/4 log mod t प्लस c, यानी कि 1/4 log mod x4 प्लस 1 प्लस c। तो देखो किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, 1/4 ए सी नहीं, ये नहीं, ये वाले। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू हो चुके हैं। द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब देखो, इसका पहले हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? यस, क्लियरली वेरिएबल सेपरेट इसके हो रहे हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। इस वाई को यार इधर ले आओ, इस एक्स को उधर ले जाओ, इस तरह से इंटीग्रेट कर दो। इसका आंसर कितना आएगा, लॉग मॉड वाई, इसका लॉग मॉड एक्स प्लस, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, ऐसा करो, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इसका, चलो लॉग सी लिख लो, क्योंकि सब कुछ लॉग में, तो लॉग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1। ओके, लॉग 1 माइनस लॉग 1 प्लस लॉग सी, तो ये भी 0, ये भी 0, तो लॉग सी इज इक्वल टू 0। अब लॉग को उधर लेके जाओगे तो कितना बन जाएगा, लॉग का उल्टा एक्सपोनेंशियल, तो ये 1 बन गया। ठीक है, ठीक है, 1 बन गया। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब कि अटपटा सा लग रहा है हमें, कि इस तरह से सोल्यूशन निकालना या मुश्किल लग रहा है, आप ऐसा करो, वैसे तो मेरा आंसर तो आ ही चुका है, आप ऐसा करो, आप इसको छोड़ दो। यहाँ पर अगर लॉग सी नहीं लिखना, नाम लिखोगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, आप सिर्फ यहाँ पर सी लिख लो। अब वाई को 1 फिल करो, यहाँ पर लॉग एक्स को 1 प्लस सी, लॉग 1 कितना 0, ये भी 0, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमारे पास बच्चे आंसर आया लॉग वाई माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 0। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ बच्चे, लॉग मॉड वाई प्लस लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, मैं आंसर मैच नहीं कर रहा, लॉग ए बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग को उधर ले जाओ, तो वाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 0, मतलब 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू 1/x। तो ये आपका आंसर है। मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बट हमने फिर भी इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। कुछ पूछना चाहते हो प्लीज़ मुझे, मतलब कि देखो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस बच्चे पूछे हैं। अब आपको पता है इक्वल एंगल, अब डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा। जो कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा अल्फा एंगल बनाता है, अगर आपने 3D अच्छे से पढ़ी है, वाई एक्सिस है बीटा, जेड एक्सिस है गामा, और तीनों एंगल बराबर है, मतलब थीटा के बराबर रख लिए। और हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर गामा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3। तो हमारी डायरेक्शन को साइंस बच्चे कितने आए, हमारे डायरेक्शन को साइंस इस तरह से आएंगे,
ये हैं जी हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, इसके 12 प्लस माइनस लिख सकते हो। ठीक है, हमारा आंसर देखो ये रहा जी ऑप्शन ए। इसमें अगर माइनस में होता माइनस में दे सकता था आंसर, बट यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने वही आंसर अपना दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, बहुत आसान है बच्चे, वेक्टर। अब इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान रखना बच्चे। अब ये देखो, ये आपका मान लो सपोज सारा x1 है और ये आपका x2 है, जो मर्जी, जिसको मर्जी जो मर्जी पॉइंट मान लो। हम क्या करते हैं, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। उन्होंने वेक्टर इक्वेशन पूछी है ना, तो कितना बन गया देखा जाए तो x/3, y/-2, z-2/3। अब ये आपको पता ऊपर वाला क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। इसको कैसे लिखेंगे फिक्स्ड पॉइंट को, 0i 0j -2k -2k कैप। ठीक है ऐसा कुछ है ना, -2k कैप, सॉरी -2 नहीं +2 लिखेंगे बच्चे। मैं तो यहाँ पर देखो बच्चे वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, तो 0 यहाँ पर कितना आएगा 2k कैप, लिखना है ऐसे लिख लो यार, 0i + 0j + 2k कैप प्लस लैम्डा, हमारा ये पैरेलल वेक्टर है, 3i - 2j + 3k। देखो किससे मैच कर रहा है, ऑब्वियसली वाला 2k कुछ भी आएगा, 3i - 2j। कुछ बच्चे ना इसको आंसर करके आते हैं उसके अकॉर्डिंग, 3 माइनस उससे मैच कर रहा है, इसको नहीं करना बच्चे। ठीक है, इसको नहीं करना, तो 3 यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चेक करो बच्चे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा है। डिटर्मिनेंट देखो बच्चे, बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं और आपको पता है इसका मतलब क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट है, हुआ है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो यार, a का डिटर्मिनेंट निकाल लो 1 से, 3 3 = 9 -16, उसके बाद -3, 3 - 4, उसके बाद +3, 4 - 3, तो कितना बना, -7 + 3 + 3, तो -1 आ गया है ना। तो ये कितना बना, 1/-1, दैट मीन्स -1 ही इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलूँ आगे जी, यस आंसर हमारा सही है बिल्कुल बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x की पावर x, देन f डैश ही डेरिवेटिव है। कौन सा डेरिवेटिव, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। यार इसको आना ही आना है क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x। क्या करेंगे सर जी, लॉग लगा दो, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। इसको ऐसे करेंगे x लॉग, जैसे ही ये लॉग नीचे लेवल पे आ गया, डेरिवेटिव कर दो पकड़ के, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पर x एज इट इज 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस लॉग x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर हमारा एंगल कौन है बच्चे, एफ एक्स, यहाँ पर x और x, ये बना 1/fx और डेरिवेटिव इसका कितना होगा, f डैश x इज इक्वल टू, ये और x और ये x कट गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, तो प्लस लॉग x। ठीक है, f डैश x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, fx इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो हमें f डैश e की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं f डैश e, एफ एक्स की पहले वैल्यू चलो e की पावर e। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर x, तो e की पावर e 1 प्लस लॉग e। लॉग e कितना होता है 1, 1 + 1 2, तो ये आपका आंसर है। तो ये सेकंड और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ गया यार, हमेशा बोलता हूँ एप्लीकेशन डेरिवेटिव में से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज करके चले जाना। इसका डेरिवेटिव करो बच्चे, कितना आएगा 3x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0 रखो, इसमें से 3 कॉमन ले लो,
अब इसके फैक्टर्स बना लो यार, बहुत आसान है, मैक्सिमा मिनिमा में भी सेम स्टेप्स होते हैं। तो कितना आएगा, -x, इस तरह से कर लो। तो x कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, x -1, यहाँ -1 आ गया। तो बेसिकली ये बन गया x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बना, x इज इक्वल टू 1। वैसे तो मुझे अपना आंसर पहले से पता लग गया कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये मतलब कि देखो ध्यान से स्क्वायर है, तो ये हर जगह मतलब -∞ से इन्फिनिटी। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा तो ऐसे कर लिया। अब देखो क्या करोगे, नंबर लाइन बना लो, यहाँ पर लिखो 1, ठीक है। 1 से आगे जाओ, 1 से आगे जाएंगे तो 2, यहाँ पर 2 फिल करो, कितना आंसर आ रहा है, पॉजिटिव। 1 से पीछे जाओ, 0, यहाँ पर 0 फिल करो, कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, पॉजिटिव। तो ये हर जगह पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यानी कि ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग। तो इस तरह से बच्चे हमें करने हैं, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट देखो जी, log tan x की हमें इंटीग्रेशन करनी है π/6 π/3। अब देखो वैसे log tan x की ऐसे इंटीग्रेशन में नहीं कर सकता क्योंकि ये log के अंदर है, मगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब प्रॉपर्टीज़ मुझे इशारा कर रही हैं कि देखो ध्यान से, ये कितना है 30, ये कितना 60, 30 और 60 कितना होता है 90। तो मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर a से b लिमिट्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x, इस तरह से मैं लिखूँगा। सबसे पहले तो इसको i के इक्वल लिख लो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, i इज इक्वल टू π/6 से π/3 log क्या लिखेंगे, tan π/3 प्लस π/6 माइनस x dx। π/3 और से कितना पाई मतलब 90 बन जाएगा, है ना, 90 बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू π/6 π/3 log tan π/2 माइनस x। और मैंने वो क्या सिखाया, 90 पे क्या होता है, 90 पे होता है जी इंटरचेंज। tan किस में इंटरचेंज होगा, कॉट में, और 90 माइनस x कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपका i आ गया। ऐसा करो, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, दोनों को ऐड करना, दोनों को। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। मुश्किल से मैं मतलब ये है कि थोड़ा सा लेंथी हो गया ना ये। तो π/6 π/3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, log tan x प्लस log cot x dx, ठीक है। नॉर्मल बच्चे के लिए मुश्किल हो भी सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन को जानते हैं उनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। log a प्लस log b कितना लिखोगे आप बच्चे, π/6 π/3, तो ये बन गया log a b, log a b, ये log की प्रॉपर्टी है। और आपको पता है बच्चे, आपको पता है 2i इज इक्वल टू π/6 π/3 log tan x। cot x को मैं लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है। और ये आपस में, और ये बच्चे आपस में कट जाएंगे। अब जैसे ही कट के log 1 कितना होता है, 0। देखो यहाँ पर π/6 है, यहाँ π/3 है, तो log 1 कितना होता है, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे आ जाओ जी, नेक्स्ट है जी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना। ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं कि या तो ये बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो x में होगा या ये y में होगा। अब क्योंकि x डबल पावर में है तो ये इसी फॉर्म में होगा। हमेशा पहले चेक करना बच्चे, कई बार वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए मतलब कि इस तरह से लिखते हैं कि आपको लगे कि वो dx/dy की फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड कर लो x² - 1 से। अब ना मैंने दोनों देखो p/q करवा दिए। ऐसा करना, दोनों p/q को ना थोड़ा सा कंपेयर करना। वीडियो को जब देखोगे ना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को, आपको पता लगेगा कि बहुत से क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं। इसलिए बोलते हैं कि p/q बहुत इंपॉर्टेंट है, और p/q हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपका p कितना है यहाँ पर, 2x/x² - 1। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, p dx।
तो आपको पता है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इसको क्या लिखेंगे ई लॉग मॉड फंक्शन। ठीक है, ई लॉग कैंसिल आउट हो गया तो कितना आंसर आ गया इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट। द वैक्टर्स दिए हुए हैं आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। दो वैक्टर्स कोलिनियर हैं तो वैसे तो इनकी क्रॉस जीरो होती है, इसको आप एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो। अगर दो वैक्टर्स कोलिनियर हैं बच्चे आप उनकी क्रॉस कर सकते हो। वैसे शॉर्टकट बता दूं, इनकी रेशो क्या होगी सेम, 2 इसका और इधर इसका पहला कौन है 3 इज इक्वल टू इसका -4 है सेकंड वाला और यहाँ पर कितना है -6 इज इक्वल टू यहाँ पर कौन है लैम्डा, लास्ट में कौन है 1, के की बगल में कौन है 1 है। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा बाय 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो लैम्डा कितना आ गया 2/3, डायरेक्टली आ गया हमारा आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। अब ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है। मान लो ये आपका ओरिजिन है, हमारे पॉइंट तो पता लग गया। अब यहाँ पर क्या है, दो लाइंस बनी हुई हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। ठीक है, अब ये लाइन जो 1 है इसका की पैरेलल वेक्टर कितना है, इस ऐसा करते हैं इस लाइन का लिखते हैं, इनको अलग कलर में लिख दूँ यार। ये देखो इस लाइन की पहले बात करते हैं। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है हमारा 1 0 0, ये m1 है आपका। ठीक है, अब इस लाइन का बच्चे पैरेलल वेक्टर मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे करवाने को 2 मिनट में करवा दूंगा। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कितना है, ये लाइन 2 का, ये लाइन 2 कितना है 0 0 1, ये आपका m2 है। और हमारी लाइन का कितना पैरेलल वेक्टर है, ये वाला m3। ठीक है, मान लो ये ABC है। अब हमारी लाइन के लिए हमें इतना तो पता लग गया कि हमारी लाइन की इक्वेशन ऐसी है, x - 0/a, y - 0/b, z - 0/c। अगर मुझे ABC पता लग गए तो मेरा काम हो गया। अब आपको पता है दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका अगर लाइन देखो, लाइन 3 जो है ऐसा करते हैं, हाँ लाइन 3 जो है, हमारी लाइन जो 3 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के। इसका मतलब इनके पैरेलल वेक्टर की डॉट और इनके पैरेलल वेक्टर की डॉट कितनी होगी 0। तो कितना आएगा a × 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, अब उसके बाद L3 जो है बच्चे L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो इस पैरेलल वेक्टर की डॉट और इसकी डॉट कितनी होगी 0। कितना आएगा 0 + 0 + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c भी कितना आ गया बच्चे 0। ठीक है, c भी कितना आ गया 0। देखो बच्चे यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बनी, x/0 y/b z/0। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम इस तरह लिखने की कोशिश करें, यहाँ पर हमारा फिक्स्ड पॉइंट तो है ही नहीं है, वो 0 0। तो मैं लिख के दिखाऊँ आपको, तो ये बन गया प्लस लैम्डा 0i + bj + 0k। ठीक है, तो ये बन रही है। अगर इसको और ढंग से लिखूं, इसको क्या लिखूंगा, इसको तो लिखने की नीड ही नहीं है, लैम्डा। अब बेसिकली देखा जाए इस b को कॉमन निकाल लो, ये भी कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो एक अलग से कांस्टेंट लिख लो म्यू j कैप। तो बेसिकली ये हमारा जो आंसर है, यानी कि r इज ये वाला आंसर लैम्डा j कैप। मुझे देखना चेक करना, यस बिल्कुल सही है। मतलब इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। ये आंसर कैसे आया बच्चे, देखो इसको लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर वैसे आंसर आना था लैम्डा b j कैप, वो मैंने b को आंसर के अकॉर्डिंग उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसका नया नाम दे दिया म्यू। तो इस तरह से बच्चे हमने 60 MCQs की प्रैक्टिस की हैं। MCQs आपके लिए मैं और भी बहुत सारे बना चुका हूँ, आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेक्शन में हमारी कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट में सभी जगह चेक कर सकते हो। इन PYQs ये वाले जो MCQs हैं इनको करने का क्या फ़ायदा है, इनको आपको 2023 और 24 का पेपर देख के आइडिया लग गया कि इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्या पूछ लेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे बच्चे, तो मेरे अकॉर्डिंग
मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत डिसेंट लेवल पे पहुंच जाओगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हो अगर आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हम मिलके बल्कि मैं आपको हर एक चीज़ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी नॉलेज में है। अब लास्ट में वही है बच्चे, यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पॉजिटिविटी पर ही ये ख़त्म करेंगे कि सपने देखने से नहीं, उसकी जीने की हिम्मत करने से पूरे होते हैं। और हम अपना सपना जो है मतलब इस बार कंपार्टमेंट जो है वो ज़रूर क्लियर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।